आज पूनम आखिर ननद सुमित्रा के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो। जब से सुमित्रा आई है तब से उस पर इल्जाम लगाई जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुमित्रा ने पूनम की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई कि वो भी उनके सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में पूनम के पति अशोक की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ पुष्पा जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर विनोद जी और पूनम का एक 6 साल का बेटा चीकू ही था। पूनम के पास भी कोई काम नहीं था। तब पूनम के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी कि पूनम को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर पूनम ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो सुमित्रा खुद भी नहीं चाहती थी कि पूनम जाए, क्योंकि अगर पूनम चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माता पिता को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू शुरू में तो पूनम घर पर ही रही। विनोद जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफी सारी सेविंग तो सासू माँ के इलाज में चली गई। इसलिए विनोद जी के कहने पर, या यूं कहे कि समझाने पर, पूनम ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ही ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में विनोद जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। पूनम की सैलरी तो महीने की 20,000 रुपये थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई ही संभलती थी। वहीं विनोद जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का खर्चा भी। पर कई बार पुष्पा जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती थी तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे पुष्पा जी के गहने खुद विनोद जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात सुमित्रा को पता नहीं थी और ना ही विनोद जी ने सुमित्रा को बताना मुनासिब समझा। और आखिर विनोद जी ये बातें सुमित्रा को बताते भी क्यों। तब तो अपनी माँ को संभालने सुमित्रा आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत है या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो कब के ही उठाकर ले जाती। लेकिन अभी पिता विनोद जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर 12 दिन पहले पुष्पा जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुमित्रा यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुष्पा जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके विदा करना था। इसलिए पुष्पा जी के गहने मांगे गए। विनोद जी ने पूनम को चाबी दे दी तो पूनम अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो सुमित्रा भड़क गई। पूनम को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं। उसकी बात सुनकर पूनम बोली, जीजी माँ जी के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहने नहीं है। इससे पहले सुमित्रा कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर पुष्पा जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो पूनम के पास आई और बोली, पूनम उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ हैं, कहाँ गायब कर दिए उन्हें। कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। सुमित्रा का सवाल सुनकर पूनम हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते बोली, जीजी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं। सुमित्रा कुछ और कहती कि इतने में विनोद जी ने पूनम को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिल मिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसलिए यहाँ रुकी हुई है, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदार तो सुमित्रा को समझाने की कोशिश करते, वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से सुमित्रा ने देखा था अपनी माँ को काफी सारे गहनों में, तो उसे लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे। पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं। माँ 1 साल से बिस्तर पर है तो उनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें पूनम के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। पूनम ये तो जानती थी कि सुमित्रा शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों वे वजह का विघ्न डालना।
पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी इसकी उससे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल गई, अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ के गहने को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है, जरूर तुम लोग ही लेकर गए होंगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना लेकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए। उसके बाद तो पूनम से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वहीं वह सुमित्रा के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बेरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रहे हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर को संभला रखा था। पर तुमने क्या किया, उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे धीरे अलमारी में से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने के लिए रुकी हो? इस मकान को भी खाना चाहती हो? सुमित्रा ने ये बात बहुत जोर से बोली जो विनोद जी के कानों तक पहुंच गई। तभी विनोद जी भी वहां आ गए और सुमित्रा से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो नहीं आई तुम? क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं है जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया था? तब तो नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। पूनम तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इस 12 दिनों में तुम कई लोगों से इसके बारे में पूनम की बुराई कर चुकी हो कि गहने पूनम ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या, या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके थे और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा। समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का रुद्र रूप देखकर सुमित्रा से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब सुमित्रा अपने मायके गई थी। उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही विनोद जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, ससुर और बहू ने ननद के साथ सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।